My name is Sonali Bansal. My name is Sonali Bansal. I'm associated with Anis Academy since last 7 years. I am a career counselor at Anis Academy. I basically train students. I basically guide students for career. Like uh, today's lecture is for NEET examination, right? So I'm sure that you all students are applying for NEET examination 2025, right? But are you aware how many students apply for this examination? If you know, please write in chat box. Please write in chat box how many students apply for NEET examination. How many students have applied for NEET examination in 2025? Let's keep this session interactive. So I like everyone to be like whatever questions are asked. If you have answers for those questions, to mention in chat box. Okay. How many students have applied for NEET examination? How many of you are applying for NEET 2025 examination? Please mention in chat box me, M-E, me. If you are applying for NEET examination in 2025. Great. So there's many students who are applying for examination in 2025. Now tell me how many of you know how many students have applied for examination, NEET examination in 2025? Come on. कितने बच्चों ने okay, let me start with this. What language is okay with you? हिंदी और इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज आप के लिए ओके है? चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, हिंदी इंग्लिश, which language is okay with you? Or you want me to go for combination of Hindi English language? Okay. So how many students have applied for NEET examination in 2025? लोग ने जान के सोनी मैम अकील सर, सोनी मैम अकील सर को भेजो लिंक। सोनी मैम अकील सर ना, उसको भेजो। हाँ, अप्लाइड फॉर नीट 2024। नीट एग्जाम हम लोग अप्लाई करते हैं, कई के एग्जाम अप्लाई करते हैं अदर देन डूइंग एमबीबीएस। व्हाट एल्स? अदर देन डूइंग एमबीबीएस, व्हाट डू यू अप्लाई फॉर? दूसरी बात करनी है। सोनी मैम को भेजो। को नाम किधर है? सोनी मैम किधर है? सोनी मैम आप ज्वाइन हुआ क्या? अखिल सर ज्वाइन हुआ क्या? जी सर, मैं आ गया। हाँ सर, मैं भी हूँ। हाँ, स्लाइड 11 पूछ गया। ये है अनीस। म्यूट है। कितने बच्चे नीट एग्जाम के लिए बैठते हैं? नीट एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? एनटीए कंडक्ट करता है। ऑलमोस्ट 24 to 25 लाख पीपल सिट फॉर दिस एग्जाम। नहीं, बात करेंगे, टीचर नहीं कर रही। स्लाइड 1 है क्या? स्लाइड 1 चाहिए। मैं सब देख रहा था। तो प्रिपरेशन एग्जाम के बारे में बताओ ना। एग्जाम का नीट के एग्जाम का डेट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है वो भी बच्चों को बताना चाहिए। जेडब्ल्यू और नीट में फर्क क्या है? जेडब्ल्यू में जो है ना, सबसे हार्ड क्या आता है? फिजिक्स आता है, मैथ्स के बाद, और इजी केमिस्ट्री आता है। और सबसे हार्ड मैथ्स फिर फिजिक्स केमिस्ट्री,
लेकिन अगर एनडीए अपना नीट देखेगा ना तो नीट में पहला सबसे हार्ड क्या आता है? बायोलॉजी। उसके बाद किसका नंबर आता है? केमिस्ट्री। उसके बाद फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को समझने चाहिए। स्ट्रक्चर स्टडी प्लान कई जगह ऐसा देखेंगे जेडब्ल्यू और नीट का बैच कंबाइन होता है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज व्हाट दे आस्क इन फिजिक्स केमिस्ट्री जेडब्ल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अप्रोच दैट यू स्टडी फॉर नीट। रिमेंबर दिस। टाइम मैनेजमेंट का ये 2-2 घंटा होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, और बाकी का टाइम आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, पीवाईक्यूज होना चाहिए, सट्टाज होना चाहिए, न्यूमोनिक्स होना चाहिए, टाइमलाइन होना चाहिए, नोट्स बनाने को आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखो, जितने भी क्लासेस वाले सब मेरा बनते हैं, एनसीईआरटी छोड़ के कुछ नहीं आता। आई रिपीट, इफ समबडी कैन राइट इन चैट बॉक्स एनसीईआरटी पढ़ लिया तो नीट हो जाएगा। आई रिपीट, एनसीईआरटी पढ़ लिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नीट हो जाएगा। नो नीड टू स्टडी फ्रॉम एनी अदर बुक। एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई का टेक्स्ट बुक। मॉक टेस्ट भी आप एआई यूज करके दे सकते हैं। एआई में अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का बुक्स डाल दी तो ऐसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो पेपर जनरेट करके देता है। भी आता है, मॉडरेट भी आता है, टफ भी आता है। जनरेटेड पेपर के अंदर कॉन्सेप्ट भी आता है और हम लोग उसको बोलते हैं फ्रॉम इजी टफ। टफ को हॉट बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट पे नेगेटिव मार्किंग होता है, कितना होता है? कोई बताएगा नीट पे नेगेटिव मार्किंग होता है कितना होता है? एनीवन? व्हाट इज द नेगेटिव मार्किंग सिस्टम इन नीट? इफ यू आर अपियरिंग फॉर नीट यू शुड नो दिस। एक क्वेश्चन को 4 मार्क मिलता है और रॉन्ग है तो 1 मिलता है। रॉन्ग है तो 1 मिलता है। और एक बात है ना, उसमें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को मार्क्स कटने होते हैं। तो नीट में नेगेटिव मार्किंग है तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसका भी एक स्ट्रैटेजी है, सट्टा है उसमें कि 4 रॉन्ग हो गया और एक राइट हो तो कंपनसेट होता है। तो जिसमें अगर डाउट्स रहते हैं ना कि मेरा डिलीमा है कि राइट है रॉन्ग, राइट डाउन डिलीमा DILEMN, तो भी हमने अटेम्प्ट करना चाहिए। नीट एग्जाम देके हम सिर्फ इंडिया नीट डॉक्टर बन गए क्या? नहीं, हम लोग एफएमसी के लिए क्वालिफाई था। चैट बॉक्स में एफएमसी लिखो। नीट एग्जाम देके हम लोग एमएनएस भी दे सकते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, वो भी इम्पोर्टेंट है। यूज नहीं करती पर फिजा में क्या यूज नहीं करती? मेरी पीढ़ी से वैक्सीन हुआ करना पड़ेगा, किसी का आवाज आ रहा है, किसी का आवाज आ रहा है। लेकिन ये मुझे बहुत डर मैं कुछ शेयर बात तो हर किसी के मन में Please write in the chat box for MNS. How many of you know MNS? अब्दुल्ला भाई, अफरा, अमना, अकील सर, आप बता सकते हैं MNS का? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अतिया, आयशा, फौजान, हबीब, हसीना, इफ्रा, ईरम, राजगोपाल सर, मदिया, मरियम, सादिया, मोहम्मद अरीफ, मोहम्मद हमजा, आयान, मुसेब, मुसब, नजीर, निदा, निमरा, रोशनी, सादत, अंजुम, शहर बानो, सिमरा, सोनाली मैम, सोदी मैम। कोई मेरे को ये बताएगा कि MNS क्या होता है? तस्मिया, एनीबॉडी हु नोस व्हाट इज MNS? मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है। मैथमेटिक्स के बगैर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों भी हार जाएगा, याद रखो। तो मैथमेटिक्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो है गर्ल्स के लिए होता है डिफेंस में। यू कैन ज्वाइन डिफेंस एज नर्सिंग सर्विसेज एंड ये हम लोग हाईली रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि अगर आप नीट के लिए कर रहे हो, जैसे मैंने पूछा था अभी कि कितने बच्चे होते हैं जो नीट के लिए अप्लाई करते हैं। 2025 में 23 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है नीट के एग्जाम के लिए। बट सिलेक्शन कितना होता है, सीट कितनी होती है चैट बॉक्स में कि कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं? पूरे इंडिया में सीट कितनी होती है? इंडिया में सीट कितनी होती है?
keep it interactive. Please chat with right? Okay. तो पूरे इंडिया में जो सीट होती है वो 1,20,000 के करीब होती है. तो अभी परसेंटेज निकालिए, अगर 23 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो 1,20,000 ही स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली सिलेक्ट हो रहे हैं. तो कितने परसेंटेज बच्चे हैं जिनको नहीं सीट मिल रहा है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है. इसका ऑप्शन भी होना चाहिए. एमएनएस जो है ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है. नर्सिंग सर्विसेज एग्जाम जो है ये डिफेंस ज्वाइन करने के लिए, आप डिफेंस में अगर आप करना चाहते हैं करियर तो इसके लिए आप कर सकते हैं. एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए नीट एग्जाम का स्कोर इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. फर्स्ट स्टेप, अगर आपको एमएनएस एग्जाम के लिए करना है तो आपको पहले एमएनएस का फॉर्म फिल करना होता है, अप्लाई करना होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म. सेकेंड, नीट क्वालिफाई करना पड़ता है. आपको नीट एग्जाम को क्वालिफाई करनी पड़ती है. थर्ड थिंग, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो एमएनएस का खुद का भी रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, आपको वो क्लियर करना होता है. देन यू गेट सिलेक्टेड. वंस यू आर सिलेक्टेड यू जॉइन AFMC, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, फॉर योर ट्रेनिंग. और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, ट्रेनिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट. जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, योर सैलरी स्टार्ट्स मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ. मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ. तो ये आपकी सैलरी होती है जब आप एमएनएस से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं. सो ऐसे बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज होती है जो आपको पता होना चाहिए. एंड दिस इज द टाइम जब आपने ये सब चीज करना चाहिए, सर्च करना चाहिए. हर एक एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरने का एक पर्टिकुलर डेट होता है, टाइम होता है. अगर आप इम्पोर्टेंट डेट्स मिस कर जाते हैं तो फिर आप जो है 1 साल वेट करना पड़ेगा आपको आगे के लिए अप्लाई करने. So I'll just explain you in 2 minutes about career in biology. अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं? You can go in agriculture. आपने फॉर्म किया भरा है तो फिशरी में आप जा सकते हैं. फिशरी इज गेनिंग इम्पोर्टेंस. फिशरी आप जा सकते हैं. आप फार्मास्यूटिकल्स में जा सकते हैं. There are various examinations that you can apply for with this. CUET का एग्जाम आप अप्लाई कर सकते हैं. किया होगा तो CET एग्जाम्स होती है. इसके साथ साथ आईसर में आपको अपॉर्चुनिटीज है. कितने बच्चों को आईसर पता है? IISER. चैट बॉक्स में प्लीज मी यस वी नो यस YES यस लिखिए. आईसर IIC के बारे में अगर आपको पता है तो यस लिखिए. दिस इज मोर इनटू रिसर्च वर्क. अगर आप रिसर्च में अपना करियर करना चाहते हैं तो आईसर IIC इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट. यू शुड गो फॉर दैट. बट एक और चीज हो जाती है कि आईसर एंड IIC में आपको एडमिशन चाहिए तो मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए. 12th में मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए. तो अगर आपका मैथ्स है तो आप ये कर सकते हैं. प्लस नीट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड नीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. आपको ये तीनों सब्जेक्ट में से ज्यादा इंटरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट में? अगर आपको फिजिक्स में है, व्हाई नॉट टू गो फॉर समथिंग लाइक एस्ट्रोफिजिक्स? व्हाई नॉट टू गो इन रिसर्च वर्क? तो ये भी ऑप्शंस होते हैं. जैसे आप DRDOs, इसरो एंड ऑल में ज्वाइन कर सकते हैं. केमिस्ट्री में फॉरेंसिक साइंस या फिर फूड टेक्नोलॉजी, पेट्रोल केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये कुछ ऑप्शंस हो जाते हैं जिसमें से आप ये भी ऑप्शंस सर्च कर सकते हैं. ये भी ऑप्शंस जो है आप थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं. तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शंस जो आप कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग ने पूरा दिया है. अगर आपका मैथ्स भी है, PCMB सब्जेक्ट के साथ मैथ्स भी है तो आईसर एंड IIC is one of the best option that you should go for. We encourage all the students to think about research work. मैथ्स में अगर आपको इंटरेस्ट है, CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट एंड उसके साथ एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट होता है. यू शुड थिंक अबाउट दैट इंस्टीट्यूट ऑल्सो. ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं. एनी क्वेश्चंस सो फार? किसी को भी कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए चैट बॉक्स में.
सोनी मैम अभी एक्सप्लेन करें अबाउट नीट एग्जाम में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं कि कौन से टॉपिक्स पे आपने फोकस करना चाहिए, सोनी मैम आपको एक्सप्लेन करेगी। मीनवाइल अगर करियर के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जैसे सेशन खत्म होने आता है मैं करियर के रिलेटेड आपको आंसर करूंगी क्वेश्चंस। सोनी मैम आप हैं राइट ऑनलाइन? Yes, ma'am, I'm here. यस मैम। So, hello everyone, good afternoon. Thank you for attending. I'm Sunna Sheikh and I'm an assistant professor in Anis Institute. So, for the NEET exam, the biology section comes both botany and zoology. So, it is a total of 360 marks, 180 for botany and 180 for zoology. The total duration for this NEET exam is 3 hours, that is a 180 minutes. You already know about the mode of exam is a offline, that is a pen and paper mode. And this NEET exam is conducted by NTA, that is a national testing agency. You have a three parts, that is a chemistry, physics and biology. So the numbers of questions appearing in a NEET from NCRT, which vary from every year. So out of 100 questions, you have to attend a 90 questions. Then the biology sections having zoology and botany, which is encompassing topics from 11th and 12th. So total 38 chapters are over there. So from 11th you have a 22 chapters, and from 12th you have a 16 chapters. So from NCRT, the paper mode will be easy to moderate or moderate to difficult. So high yield topics are mostly cell biology, then genetics are there, animal physiology, plant physiology over there, reproduction, ecology are over there. A strong emphasis is placed on the NCRT. So textbook for both class 11 and 12, as a significant portions of questions are directly indirectly based on them. So you should go with this. Thank you, ma'am. Over to you. Are you there, Sonali ma'am? Hello? जी मैम। जी मैम। Yes. मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं मैम नहीं बोल रहे, मैं अजब बोल रहा हूँ। अखिल सर कंटिन्यू कर सकते हैं अभी। Okay. अखिल सर इधर। अखिल सर One more thing is there. In this year, that is a 2025, exam pattern has been changed. The optional questions have been removed. Instead of 200 questions, there will be now be 180 questions, and all of which are mandatory to attempt. Okay, hello everyone. I am Akil Rahman, and I teach physics in ADCI. And as Sony ma'am explained you that you have 180 minutes. 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन करने हैं, and 45 for physics, 45 for chemistry, and 90 for biology. तो ये तो जो इस बार आपने देना है एग्जाम, ये आपने सीखा होगा कि पहले हम बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं। अब देखो इसमें 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो ऐसे तो एक क्वेश्चंस को 1 मिनट मिलते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप जो है क्वेश्चन पढ़ते ही आप उसको आंसर कर सकते हैं, तो उसमें हमारा टाइम बच जाता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा और फौरन आपके दिमाग में क्लिक हुआ, आपने उसे टिक कर दिया, तो वो जो टाइम बचा उससे आप यूटिलाइज करेंगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, है ना। तो पहले आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ये हमारा तरीका होता है। और अभी चूंकि 4th of May को एग्जाम होने वाला है, तो यू हैव ओनली वन मंथ, उससे भी कम टाइम है। तो इसमें अभी ये
अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल करना है। गर्मी का मौसम है, पानी खूब पीते रहें, सेहत का पूरा ख्याल रखें। और अभी कुछ नया सीखना नहीं है, बल्कि जो आपने सीखा हुआ है उसी को प्रैक्टिस करना है। जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उसे करना है। रिवीजन खूब करना है। जो भी आपने फॉर्मूला वगैरह याद किया आपने, उसे खूब रिवीजन करना है। उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने हमारे PIQs हैं, जो हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले, उसे अटेम्प्ट करना है। और नींद का पूरा ख्याल रखना है। नींद पूरा लें आप, है ना। जैसे मैंने कहा कि सेहत का पूरा ख्याल रखें, गर्मी का मौसम है। और अभी कुछ नया बिल्कुल नहीं सीखना है, बल्कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी सीखा है, उसी को जो है अब रिवीजन करने का टाइम है, रिवीजन करना है। और अब देखें कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, टाइम कम है। तो नीट में जो एग्ज़ाम होता है, वो जो हमसे जो चाहता है, जो स्टूडेंट से चाहता है, वही चाहता है कि बच्चे कम टाइम में इस क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। ये असल है। तो 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं, तो 45 जो है क्वेश्चंस आप कम टाइम में कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चंस आपने पढ़ा, फौरन जो है आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि किस चैप्टर का ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, और इसमें हमसे क्या गिवन है, क्या निकालना है। ये बिल्कुल जो है पढ़ते ही हमें क्वेश्चंस में ये हमें दिमाग में आ जाना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस हो असल में। तो इसके लिए जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। एक बुक हम रिकमेंड करते हैं, नॉलेज पब्लिकेशन की, MHT CET की। हालांकि ये बुक तो है MHT CET की, लेकिन नीट के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए हैं, है ना। तो ये बुक भी आप जो है देख सकते हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस खूब करें। जहाँ भी कैलकुलेशन आता है, जो मैथ्स का पोर्शन है, उसमें जो डरना नहीं है कि मैथ्स तो हम पढ़ते नहीं है ना। मैथ्स का जो पोर्शन वो भी जो है कैलकुलेशन बेस्ड होता है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू। अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया, अगर किसी को भी कोई भी क्वेरीज है, प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करिए। आगे एक और टीचर है जो आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट अगर आप चैट बॉक्स में कुछ लिखेंगे या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेरीज नहीं है, तो नो क्वेश्चंस ये करके लिखिए चैट बॉक्स में। हमें समझ आएगा आप कितने अटेंटिव हैं, आप कितने पार्टिसिपेटिंग हैं। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके हैं, प्लीज जो आपने मेंशन किए हैं उसको चैट बॉक्स में लिखिए। मल्टीपल एग्जाम्स नहीं है, एक ही एग्जाम होगी। रिपीटर एग्जाम करके आप नेक्स्ट ईयर वापस एग्जाम दे सकते हैं, बट एग्जाम एक ही बार है। कितने बच्चों को पता था कि ऑप्शनल क्वेश्चंस का ड्रॉप कर दिया है, ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं है अभी, सब कंपलसरी क्वेश्चंस है? कितने स्टूडेंट्स को पता था? बच्चों, मैंने ये बुक का नाम मैंने मेंशन कर दिया है चैट बॉक्स में, आप देख सकते हैं।
म्यूट है आप। हेलो, अभी आवाज आ रही क्या? आप म्यूट है। हेलो, अकील सर, अकीलुर रहमान सर, हाँ सर। आप म्यूट है तो कैसा आवाज आएगा आपका? नहीं, मैंने बोला अनम्यूट करके मैंने बोला। हाँ, बात करो अभी। जी जी। और हाँ। बच्चे बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं चैट बॉक्स में। हेलो, जी सोनी मैम, आप रिप्लाई करें, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों से। Yes, sir. I have given the reply in chat box. ओके ओके। तो लेक्चर ले हाँ। तो बोलो। So we are discussing about the NEET exam pattern. So I think the negative pattern, negative marks have been already discussed. I repeat once more that whenever you give NEET exam, all kids remember that nothing will come other than the NCERT books. 3 times I'm repeating. Don't go for any classes or any claims online, offline. Always remember whatever they'll ask in your paper, 100% guaranteed they will not ask anything other than the NEET NCERT textbooks. If you're preparing for it, you're revising it, still you have time. See that you study only from the NCERT CBSE syllabus. There also, one thing that you have to be very sure, even last year there was a controversy. The controversy was some children, they studied from the old NCERT textbooks. So please don't refer to the old books now, refer to the new one. If you don't refer to the new one, that will also be a problem. And I repeat, you can use EdTech, especially you can use AI platforms, and there are so many softwares where whatever PDFs that you have generated NCERT, they can help you with giving mock tests. The mock test that you give should be purely based on your NCERT syllabus. Chemistry faculty, Rishi sir will be speaking on it. So that will be better. इसमें Rishi कोई sir, डाउट हो, queries हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे इधर बैठ के बात करो, वो बच्चे भी सुनेंगे। हाँ, लेक्चर के बारे में बात करो। अच्छा, अंदर वाला हाँ। सीधी बात करो। बैठ जाओ। क्या कर सकते? आप भी सुनो कि जो 12th के बाद नीट JEE सीडी का एग्जामिनेशन होता है, एनडीए का एग्जामिनेशन होता है। तो आज के सेशन में हम नीट एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। पहले ये सुन लो, बाकी इसको हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो नीट एग्जामिनेशन में टोटल कितने सेशंस होते हैं बताओ? नीट एग्जामिनेशन में टोटल 3 पेपर्स होते हैं। कौन से पेपर्स? बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। यहां तक समझ गए? अभी कोविड से पहले का जो पैटर्न था, ये साल वही पैटर्न अपडेट हो चुका है। कोविड के बाद से लेके 2024 तक पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था पेपर का, जिसमें आपको टोटल 200 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। तो आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चन बायोलॉजी से थे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स से थे और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से थे। बट हर सब्जेक्ट में आपको 2 पार्ट्स डिवाइड किए थे कोविड से लेके 2024 तक, दैट इज सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए आपको कंपलसरी था, सेक्शन बी में आपको ऑप्शन मिलते थे। सेक्शन बी में टोटल, सेक्शन ए में टोटल 35 क्वेश्चंस थे जो आपको कंपलसरी सॉल्व करना था। सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन मिलते थे। कितने? 15 में से आपको 10 सॉल्व करने थे, 5 ऑप्शनल थे। बट अभी वो सब अपडेट हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आपका पैटर्न क्या है? तो अभी आपको टोटल नीट एग्जामिनेशन में टोटल 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी। 90 क्वेश्चन किसमें से होंगे? बायोलॉजी से होंगे। 45 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में से होंगे और 45 क्वेश्चन किसमें से होंगे? केमिस्ट्री से होंगे। ईच क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना कंपलसरी है। इसके पहले आपको नीट एग्जामिनेशन के लिए 200 मिनट्स का टाइम था। कितने मिनट्स का टाइम था? 200। बट ये साल से आपका टाइम कितना हो गया? 180 मिनट्स के लिए, सॉरी 180 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। आज समझ गए यहां तक? तो कोविड के पहले का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है,
कोविड के पहले जो पैटर्न था नीट एग्जामिनेशन का वही अभी कंटिन्यू होगा। बात समझ गए यहाँ तक? अगर मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं तो केमिस्ट्री के टोटल मेन 3 कोर टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। हर केमिस्ट्री के टॉपिक का इक्वल वेटेज आपको नीट एग्जामिनेशन में आएगा। बात समझेंगे नहीं? जैसे हमारे टोटल क्वेश्चन कितने 45, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 45 क्वेश्चन है। तो 45 क्वेश्चन में से आप ध्यान से देखो 37% है फिजिकल केमिस्ट्री को, 33% है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और बचा हुआ कितना बचा 30% बचा क्या, बराबर ना? 30% वेटेज है किसे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ज्यादा वेटेज किस केमिस्ट्री को होता है, फिजिकल केमिस्ट्री को। तो हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं मोल्स, ये मोल कौन से केमिस्ट्री के अंदर आता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो टोटल 300 आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करना है 180 मिनट्स में। तो अगर देखा जाए तो हर सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, 1 आवर देना है ना। बट अगर आप 1 आवर केमिस्ट्री में स्पेंड करेंगे तो आपको बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के ज्यादा टाइम मिलेगा क्या, नहीं। तो केमिस्ट्री के अंदर सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं क्या, नहीं। कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं, थ्योरेटिकल थ्योरी बेस्ड होते हैं। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तो आपका नीट एग्जामिनेशन में इनफैक्ट सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें टाइम मैनेज बड़ा जरूरी है। तो आप टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो, थ्योरी क्वेश्चन को जितना टाइम दिया है उससे कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है, और बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करना है। कहाँ यूटिलाइज करना है, हार्ड क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन या कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में, दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में। यहाँ तक समझ गए आप लोग? अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि यहाँ मार्किंग स्कीम कैसे होती है, तो ईच करेक्ट क्वेश्चन को आपको कितने मार्क्स होते हैं नीट एग्जामिनेशन में, 4 मार्क्स। और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस क्वेश्चन के 4 मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, बट आपको एक पेनल्टी और 1 मार्क्स मतलब -1 मार्क्स हो जाएगा। तो टोटल रॉन्ग क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपको कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, 5 मार्क्स। 4 तो वैसे ही गए, और आपने रॉन्ग किया तो उसका भी एक आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं निगेटिव मार्किंग। अरे बात समझे क्या? तो आपके एसबीआई में नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1 मार्क्स, और करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ जानना है बच्चों? ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए विच टॉपिक टू बी कवर्ड केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको ओवरऑल अभी तक का अगर कट ऑफ देखा गया तो 150-160 मार्क्स ओवरऑल नीट का कट ऑफ लगता है। कट ऑफ का मतलब क्या है, कट ऑफ का मतलब क्या है कि ये एग्जाम जो आप एग्जाम अपेयर हो रहे हो उसको क्वालिफाई करने के लिए आप पास हो तो मिनिमम कितने मार्क्स लाना है। तो अब तक का जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है वो गया 131 मार्क्स। कितना गया है? अच्छा, नीट एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स कितने होते हैं 720। तो 720 में से अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कितने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए 131। यहाँ हम ओवरऑल अगर माने तो 150। अरे 720 में से 150 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात है क्या? तो हम ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि 150 मार्क्स अगर आते तो हम एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, दैट इज पास हो जाएंगे। बट अगर आपको गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज अगर चाहिए तो आपको आपके कास्ट के अनुसार आपको कास्ट का कट ऑफ भी क्लियर करना होगा कि नहीं। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ किस कास्ट के लिए लगता है, जनरल या ओपन कैटेगरी के लिए लगता है, जो कि लास्ट ईयर कितना था आपको पता है, लास्ट ईयर कितना था पता है आपको, 660 या 655 के अबव। तो जिन बच्चों को 655 के अबव मार्क्स से जनरल कैटेगरी में, उन्हीं में उनको ही गवर्नमेंट का एमबीबीएस कॉलेज मिला था। बात समझे कि नहीं? अब ये एग्जाम पैटर्न चेंज होने से फायदा क्या होगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन कंपलसरी होगा, बराबर। जो पहले 200 मिनट्स टाइम मिल रहा था अभी वो 180 मिनट्स हो गया, मतलब लेस टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। तो इससे फायदा क्या होगा कि कट ऑफ कम हो जाएगा, और कट ऑफ अगर कम होता है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा फायदा होता है। मतलब जिन्होंने साल भर या 2 साल 11th और 12th में पूरा कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया है तो उनको टाइम 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 डिक्रीज करने से, नंबर ऑफ क्वेश्चन कंपलसरी करने से उनको फायदा होता है। बात समझे कि नहीं? जो ना पढ़ने वाला बच्चा होता है या ना पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो अगर कम पढ़ के भी जाए और उसको ऑप्शंस मिल जाए, तो ऑप्शन में से अगर 15 में से 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन उसको ऑप्शन मिल रहा है, तो कम पढ़ के भी 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है कि नहीं। बट जो पढ़ने लिखने वाला
बच्चा है जिसने कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो 15 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका तो ड्रॉबैक हो गया। तो ये पैटर्न चेंज होने से उन बच्चों को ज्यादा फायदा होता है जो साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, मतलब जो रेगुलरली अपना पढ़ाई को मेंटेन करता है। बात समझेंगे नहीं? यस, एनी अदर क्वेश्चन? इफ यू डोंट अटेंड एनी क्वेश्चन, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। यस, अगर आप कोई क्वेश्चन को अटेंड नहीं करते हो, कोई क्वेश्चन को अटेंड नहीं करते हो, तो आपका कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं जाएगा। तो यू डोंट लूज मार्क्स आइदर देन। Is there any question? Sir, is anything omitted? Sir, what about MBBS abroad? समझ में आया? अच्छा इधर आओ, असगर। अभी हमारे बायो के फैकल्टी है, नीट के बारे में बात करेंगे, असगर सर। कैमरा बंद करके बात करो तो खुद देखे लगा तो स्टूडेंट लोग हैं। सर बैठ के बात करो। Good afternoon, everyone. नीट 2025 एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड या फिर नीट एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक है, आई एम द फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी एंड टीचिंग हियर इन ATCI सिंस 1.5 year. अबाउट बायोलॉजी अगर हम लोग डिस्कशन करें तो वहाँ पर पैटर्न हमें मालूम, टोटल 180 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस हमारे को बायो से आते हैं, जिसमें से जो पैटर्न रहता है, 2 सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी हमारा बटा हुआ है, वन इज बॉटनी एंड अनदर इज जूलॉजी। बॉटनी में से भी 45 क्वेश्चन आते हैं एंड अनदर जूलॉजी से भी 45 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, बॉटनी प्लांट से रिलेटेड टॉपिक जितने भी चैप्टर्स है 11th और +12 मिला करके उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। जैसे कि कुछ प्रीवियस ईयर से कुछ चैप्टर्स को डिलीटेड कर दिया गया है, तो हमारे को जो कुछ चैप्टर्स सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोगों को लगता था कि आने का है, तो अभी हम लोगों को वहाँ से नंबर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स भी हमारे घट चुके हैं। तो जो चैप्टर से 1-2 क्वेश्चंस आते थे, जैसे हमारे को प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर्स हो गया, उसमें से हम लोग को पर ईयर 1-2 क्वेश्चंस चांसेस रहता था आने का। फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट हमारे जो प्लांट फिजियोलॉजी है एंड एनिमल फिजियोलॉजी है, उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स घटने की वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे जो पार्टिकुलर चैप्टर्स बच रहे हैं उसमें से बढ़ने के चांसेस हैं। तो वी हैव टू, हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वी शुड थिंक अबाउट डैट कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से हम लोगों को किस तरीके से आ सकता है। तो बॉटनी में जब हम लोग बात करें ना, तो बॉटनी में फिजियोलॉजी में चैप्टर्स 5 पहले हुआ करते थे, अभी 1-2 चैप्टर्स घटने की वजह से 2-3 जो चैप्टर बच रहे हैं हमारे को, तो वहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हमारे को आ रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्लांट वाटर रिलेशंस हमारा कैंसल आउट हो चुका है NCERT से, बट अभी भी अगर स्टेट बोर्ड को पढ़ रहे बच्चे तो वहाँ पर उसको पढ़ने को होता है। बट जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर है वहाँ पर अपने को बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर के उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वो चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट, अभी जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं नीट एग्जाम्स के, उसमें से क्वेश्चंस काफी अच्छे से हाईलाइटेड क्वेश्चंस हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने वाले। व्हाट अबाउट जूलॉजी? जूलॉजी की बात करा जाए तो वहाँ पर जैसे कि हमारा जो फर्स्ट 12th क्लास का जो फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, उस रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से तो पर ईयर तो वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार भी थोड़े से क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे हमारे को पहले फर्स्ट यूनिट में जो 12th क्लास का आता था, तो 4 चैप्टर्स हुआ करते थे, अभी 3 ही चैप्टर्स होने को है। कुछ 3 चैप्टर में से अपने को फोकस्ड होकर के ध्यान देना होगा कि जो फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग या रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस है, एंड लास्ट जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर क्वेश्चन आने वाले हैं, इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ने वाले हैं। तो वैसे तो पर ईयर 4-5 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पर चैप्टर से आ ही जाते थे, इस बार और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। तो हमें और भी फोकस्ड होकर उस चैप्टर्स के पॉइंट्स को NCERT से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा और एक्सक्रेट करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे को एक एक पॉइंट से समझ में आए पॉइंट्स कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से नहीं बन सकता है। व्हाट अबाउट लास्ट जो यूनिट होता है हमारे को, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ये जो चैप्टर्स हमारे लास्ट यूनिट है जो क्लास 12 का, वहाँ से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। हम लोग को मालूम कि वेटेज जो होता है हमारा नीट में क्वेश्चन पूछने का, क्लास 12 से 60% होता है, 40% क्लास 11 से आते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। So that keep in mind that important points we should think about the chapters, highlighted chapters, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। जेनेटिक्स के बारे में बात करा जाए तो मोलिकुलर जेनेटिक्स और प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है हमारा, उस पर तो क्वेश्चंस पर ईयर अच्छे अच्छे बनते ही है,
टिपिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बट हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है उसको, उस चैप्टर्स को कभी भी इजी वे में नहीं लेकर नहीं चलने का, क्योंकि वो चैप्टर से कभी भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। वो चैप्टर्स को हम लोग कैसे स्टार्टिंग में जब बच्चे पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि सर प्लांट जो वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है वो तो बहुत इजी चैप्टर है। जहाँ दिक्कत आती है वहां पर बस वो फैमिली ट्री वाले में चैप्टर को प्रॉब्लम आती है और डिसऑर्डर्स में प्रॉब्लम आती है सब। बाकी सब तो चैप्टर बहुत ईजी, आराम से हम लोग समझ लेते हैं, सब क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। बट उसके बावजूद भी जब हम लोग उस डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्ट बना कर पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ पर बच्चे को दिमागी काम नहीं करना बंद कर देता है। तो वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को वो क्वालिटी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, एनसीईआरटी का 1 to 1 पॉइंट जाना है। दूसरी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग गलती क्या करते हैं, बच्चे को देखा है हम लोगों ने, नोटिस करा है कि बच्चे क्या करते हैं वहां पर, जस्ट हमने ऑब्जर्व करा है कि वो बच्चे जस्ट ऊपर ऊपर रीड आउट कर लेते हैं, एनसीईआरटी का सारे पैसेजेस पढ़ लेते हैं, सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, बट एक चीज भूल जाते हैं पढ़ने को, वो डायग्राम से रिलेटेड पॉइंट। वो डायग्राम से रिलेटेड पॉइंट और डायग्राम के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में दिया जाता है विद एग्जांपल्स का नाम लेकर के, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को उस पर भी फोकस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि वहां से भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनर्स क्वेश्चन बनाते हैं वहां से। तो बच्चे एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि एक साल जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे को डाउट था कि सर यहाँ से क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस है, बच्चे बोले एग्जाम दे करके आए और एग्जाम देने का आकर के बोले कि सर देखो ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये तो बोला जाता है कि 100% एनसीईआरटी आता है, बट यहाँ पे तो 3-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए। जब वहां पर देखा गया, अच्छे से बताया गया, हम लोगों ने ऑब्जर्व करा, हम लोग को भी लगा कि शायद वैसा है, लेकिन जब फिर वापस से एनसीईआरटी को सही से हम लोगों ने पढ़ा और उसको रीड आउट करा कि कैसे इट इज नॉट पॉसिबल डेट ये हो ही नहीं सकता कि एनटीए आपको बाहर से क्वेश्चन देने वाला है। फिर हम लोग जब ऑब्जर्व करें एनसीईआरटी को इस चैप्टर से रिलेटेड तो पता चला कि वो तो फिगर से क्वेश्चन दिया हुआ उठा करके, सिंपल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन उठा कर दिया हुआ है, और हम लोग बच्चों ने वहां पर पढ़ा ही नहीं सही से। और जबकि जब हम लोग डायग्राम बना करके बच्चों को पढ़ाते, अभी हम लोग क्या करते, एक एक डायग्राम बनाते, एक एक डायग्राम बना कर बच्चों को बताते, और जो एनसीईआरटी के नीचे जो लिखा हुआ है सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंटली उसको रीड आउट कराते, लिखाते, उसको याद भी कराते, मेमोराइज भी कराते, बोलते कि देखो यहाँ के इस ईयर प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बच्चे वहां पर हम लोगों को काफी अच्छे तरीके से ध्यान में हम लोग को रख करके हम लोगों को बच्चों को बताना पड़ता है। वो चीजें, ये सब पॉइंट्स पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करो। बाकी टाइम, पहले वाला पैटर्न तो हमारा खत्म हो गया कि 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस बार तो रूल चेंज हो चुका है, तो हमारे को डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले 45 में से जितना भी आप सिलेक्ट कर सकते हो करो। नेगेटिव मार्किंग को दिमाग में रखते हुए वही पॉइंट को सिलेक्ट करो जो कि हमें कंफर्म है 100%, मुझे मालूम कि बायोलॉजी का ये जो पॉइंट है, ये जो चैप्टर है, ये पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं और ये पॉइंट करेक्ट है 100%। अगर श्योर नहीं हो, आप श्योर नहीं हो कि ये पॉइंट में भी ये ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है, लेकिन 90% आप श्योर हो कि होने का चांसेस है, बट 10% नहीं हो, तो प्लीज आप उसको उसी समय लीव कर दो, मत टच करो उसको। जो आप कंफर्म हो 100%, आपको मालूम कि ये 100% आंसर है मेरा, फर्स्ट उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर आगे बढ़ो। ये मेंटेलिटी दिमाग में पुट करके जाइएगा और एग्जाम में उसको उसी मेंटेलिटी के हिसाब से पेपर दीजिए, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। फिर लास्ट में टाइम कोशिश करना है अपने को ये कि 45 मिनट पहले पहले मेरे को वो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, चाहे वो इधर इट विल बी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जिससे कि मेरे को वो टाइम मिले 45 मिनट में वापस से रिकैप करने का। और जो आपको श्योर थे कि 90% आप ये ऑप्शन होगा, फिर उसको चेकआउट करो। अगर आपका अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करा होगा तो वो आपको याद आ जाएगा उस मोमेंट में, तो याद आ जाता है तो टिक करके जाइए। और फिर जो आपको श्योर नहीं हो कि ये ऑप्शन है, आप उसको लीव करके आइए। आप अपने मन से, बच्चे क्या सोचते हैं कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, टिक करके चले आते हैं, वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। बच्चे क्या सोचते हैं, गलत हुआ तो 1 ही मार्क्स जाएगा और सही हुआ तो मेरे को 4 मार्क्स मिलेगा। बट वो बच्चे नहीं जानते कि एक तो गलत होने पर 4 मार्क्स तो वैसे भी नहीं मिला उसका, और 1 मार्क्स कम हो गया, उसको तो 5 मार्क्स का नुकसान हो गया। ये चीज कैलकुलेशन करके बच्चे जाते नहीं है, और वो क्या करते हैं, टिक करके चले आते हो और 2-4 क्वेश्चन रॉन्ग करके चले आते हैं। तो वो क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स के चक्कर में बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो सिली मिस्टेक्स हमारे को हो गए, 3-4 क्वेश्चन हमारे चले गए, -3 मार्क्स चला गया। तो इस तरीके से अगर आपका कोई कोई बच्चा का जैसे मोर देन 600 आया, 612 आया, और रैंक करने की जब बात आ जाती है तो वो नेगेटिव मार्किंग देखने का रहेगा कि वो नेगेटिव मार्किंग बच्चे ने किसने सही करा है, कितना कम करा है जिसने, उस हिसाब से रैंकिंग भी होगी आपकी।
तो जिस बच्चे ने सबसे कम मार्क्स करा होगा, कम गलती करा होगा, उसको पीछे ऊपर रखा जाता है, रैंक में ऊपर दिया जाता है, फिर उसको नीचे कर दिया जाता है। भले ही आपका मार्क्स दोनों का सेम हो, बट नंबर ऑफ नेगेटिव मार्किंग के बेसिस पर आप लोगों को मार्क करा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजी। वी हैव टू थिंक समथिंग मोर, हाउ कम से कम मिस्टेक्स करे जाए। तो आप लोगों को कोई अगर डाउट रहा तो फिर आप लोग डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। Any students, any doubts related to NEET exams about biology? क्वेश्चंस आपको है सर, इस साल एग्जैक्ट कट ऑफ क्या है, सर सेटिस्फाइड? ओके, इस साल का कट ऑफ बच्चे और भी बढ़ने वाला है, ध्यान में रखना। वो क्यों बढ़ने वाला, बिकॉज इस बार नंबर पिछले बार कितने ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास बच्चे ने अपियर करा था। आई होप सो इस बार 27-28 लाख तो पहुंच ही जाएंगे बच्चे लोग। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर और भी आज इस साल और बढ़ने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। Yeah, all the best everybody. Any queries? Any queries that you want to ask? No, no, no. The session is not over. There's a question answer session going on now. You can ask me any questions. What do you want? Have a seat. Now, tell me. How many of you know about Jipmer? Have you heard about Jipmer? Better. You upper the. Have you heard about MNS? Sir. Any other paramedical courses that you can do? Paramedical Act. Paramedical Act. AIMS is also good. Are you aware of all this? Yeah, Abdullah bhai, I wanted your feedback. You want to leave, you can leave, but I wanted your feedback about the lecture that happened today. What is the thing that you learned new? ऐसा पहली बार क्या हुआ? मतलब what did you hear new? पहली बार क्या समझा आपको? अपना छोटा वाला पैम्पलेट सुनो. One new thing that you learned. That's what I want to know. What is the new thing that you learned? There are 42 audience here. Something you learned. Let me know. This is something I knew that I learned. Yeah. Something you tell me what? एक मिनट. अभी वो भी सुन सकता है. अवसर दो ना. What is something new that you learned? नहीं आप बात करो. Last slide.
Give me 5 minutes. हाँ नहीं कुछ जल्दी नहीं इम्पोर्टेंट मीटिंग हाँ, ये just wanted to discuss this. 5 more minutes I'll discuss. Look at these courses. Those children who are doing bio, are you aware about military nursing service? Are you aware about ICER? Type करो ICER. ICER type करो कोई तो भी ICER. Are you aware of ICER? तो कैमरा बंद करो इसको. ICER के बारे में जानते हैं बच्चे लोग आप पेरेंट्स? ICER में एडमिशन लेने के लिए क्या करेंगे? बैंगलोर में जो ISC है, IISc, वहाँ एडमिशन लेने के लिए क्या करेंगे? कंपनी है ना? चलो रख तो पूरा उसका टेक्स्ट मिल जाता. IISc में IISc लिख रहा. IISc में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? Anyone? How many of you know that forensics में बहुत ज्यादा important है? उनका एक नया टेस्ट है NFAT. Are you aware of that? NFAT टाइप कर. National Forensic Aptitude Test. NFAT टाइप कर. सुना था किसी ने NFAT? IISER. IISER. देखिए ICER ये भाई साहब. IISER. अभी देखो NFAT कितने लोगों ने? आसिफ भाई, आसिफ सर पूछो उनको कितने लोगों ने NFAT का फुल फॉर्म मालूम है? नेशनल फॉरेंसिक एप्टीट्यूड टेस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉरेंसिक्स कोई चैट बॉक्स में लिखो. मैं लिखता हूं. और जिन्होंने नीट का फॉर्म भरा उन्होंने CUET का फॉर्म भी भरना चाहिए. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में जाने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाने के लिए क्या करना चाहिए? इतना पूछा तो मैं क्या करूं, पिला दूं. फॉरेंसिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना छोड़ कर चले गए. नीट में आपको सिर्फ 1 लाख बच्चे ऑफिसर हो, ये डॉक्टर बनेंगे. बाकी 24 लाख बच्चों का क्या? गोद में बनी. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. How many of you know about ICAR? Very famous exam, especially those children who are doing bio. Indian Council of Agriculture Research. You can also go for fisheries. What do you know about fisheries? How will you reach Indian fisheries? What else? Parents ask. It is always better to ask. We are here to learn from you all. Any queries that you have, you should ask. अब्रॉड का पूछा तो जरा सो मेनी प्लेसेस. किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, फिलीपाइंस है. दैट इज तो बाद में नीट के एग्जाम में मार्क्स नहीं मिला तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लाटविया इज आल्सो वेरी गुड. एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट अब्रॉड एजुकेशन, सदफ मैम का नंबर टाइप करो. यू कैन आस्क हर. प्लीज कॉन्टेक्ट. लेकिन इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसका एग्जाम आप लोगों ने देना चाहिए. जैसा नाइसर. नाइसर लिखो. नाइसर NISER, जिसमें बायो इंपॉर्टेंट है. You don't have to do NEET for forensic, but there is a different test for forensic. Best university is in Gujarat. But then food nutrition, forensics, studying abroad is all very important for children who are doing bio. I will always ask them to prepare for ICER aptitude test, IIT. IIT लिखो. Still the forms are open. Sonali ma'am को पूछो form open है क्या? If the forms are open, you should give. हाँ, वेटरनरी का भी देना चाहिए. हाँ, ये भी बीएड भी करे तो अच्छा है. Not talking about IIT. IIT नहीं बाबा. IIT. ICER aptitude test. IIT नहीं बाबा. IIT. ICER aptitude test. हाँ, ये लोगों को पता नहीं ICER aptitude test के बहुत सारे जगह हम लोग जा सकते हैं.
Anything else? There is one school which is very good in chemistry. It is used called as UDCT. सोनाली मैम को पूछो, सोनाली मैम UDCT का नया नाम क्या है? जिनको केमिस्ट्री बहुत पसंद है, तो यू कैन गो फॉर दैट. फार्मा में बहुत अच्छा कोर्स है, फार्मा. UDCT बॉम्बे में है, सरदार पटेल स्कूल. उसको बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं. These are all other options. If you don't get a free seat, you don't come among the first 1 lakh. So we are giving career guidance for the remaining 23 lakh, what they have to do. I hope enough for this session. Whenever we get an opportunity, we see that we provide you with some add-ons where we feel most of the parents, they are not aware of lot of exams conducted by in India and abroad, and children only focus on 2 things, which is absolutely wrong. So there is a life other than NEET and JW. Remember this, boys and girls. I've seen children taking drop for 3 years and not achieving the target, paying lakhs of rupees and not getting anything. If you study for pharma, you can make a lot of money. You can go abroad also. There are a lot of courses in Germany too. The only thing is that you have to learn German. Anything more you want to know, please call us on 9890826344. Jazakallah khair for giving us an opportunity to talk on various exams. Anything else you want to know, please let me know. Thanks. Thanks a lot. There are a few questions in the chat box. Is someone taking those questions? Akhil bhai, is someone taking the questions in the chat box? Yes, sir, I'm there. I'm taking questions. Okay, thank you. Shanaz, you can go with the website which I've given in the chat box. You can just go with them, like for physics and chemistry as well as for bio. There is a topic-wise questions there you can select from, and you can just go with this. Yes, about physics, chemistry, biology, anything you want. Select particular topic and just go with them and practice more questions. Yeah, sure, ma'am. Sure, I will send it. Just search in a Google, NEET preparation, NEET prepare. ओके बच्चों, अगर हम बात करें फिजिक्स में जो वेटेज की बात करें, तो जो मैकेनिक्स के जो पार्ट है जिसमें काइनेमेटिक्स है और लॉज ऑफ मोशन है, इसमें क्वेश्चंस अच्छे आते हैं. काइनेमेटिक्स में जो 3 इक्वेशंस है, v इक्वल यू प्लस ए टी और s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना. तो ये प्रैक्टिस जरूर करो, जब ये रिवीजन करो तो ये जरूर रिवीजन करो इस पर. और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स का मिला करके पूछते हैं, मतलब फोर्स का भी कुछ उसमें कंसेप्ट है और जो 3 इक्वेशन मैंने बताया इस पर बेस्ड होता है. ऐसे भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो. और उसके बाद जो है वेटेज की बात करें तो जो थर्मल फिजिक्स है जिसमें कैलोरीमेट्री है और जो हीट ट्रांसफर है इस पर क्वेश्चन आते हैं, और जो थर्मोडायनेमिक्स है उससे भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस करो. और 12 पोर्शंस में से इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, है ना. इसमें रेजिस्टेंस वगैरह से जो किरचॉफ्स लॉ वगैरह से आते हैं क्वेश्चंस, इसकी खूब रिवीजन करो. और मॉडर्न फिजिक्स जरूर करना है. मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन हर साल आते हैं, चाहे जेई मेंस हो या नीट हो, हर साल जो है मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं. सिर्फ नीट और जेई मेंस में बल्कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना आजकल, सभी में से जो है
सभी एग्जाम में मॉडर्न फिजिक्स से अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसकी जरूर रिवीजन करना है। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि अभी कुछ नया नहीं सीखना है, बल्कि हमें रिवीजन ही करना है। जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है उसमें से रिवीजन करना है, कुछ भी नया सीखने का टाइम नहीं है। 1 महीना बचा हुआ है आपके पास, है ना, इसमें रिवीजन ही सिर्फ करना है। ओके, और कोई क्वेश्चन है फिजिक्स में? फिजिक्स में से और कोई क्वेश्चन है? फिजिक्स में क्या करना है ना, ऐसे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है जो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड हो। जब क्वेश्चन पढ़ा आपने और आपके दिमाग में आंसर आ रहा है, जो थ्योरी बेस्ड है उसको पहले प्रैक्टिस करना है, पहले अटेम्प्ट करना है। जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसमें फॉर्मूला आप लिखेंगे, उसमें सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बाद में करना है। पहले ऐसे क्वेश्चन को तलाश करो जो बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड है ना। क्वेश्चन पढ़ते ही आप उसको टिक करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को तलाश करो पहले, है ना। और मैं कहता हूँ बच्चों से कि तीन तीन बार में पूरा करो। एक बार तो ऐसे क्वेश्चन को तलाश करो जो बिल्कुल जो है आपको आते हैं, है ना, बिल्कुल आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपके फौरन दिमाग में आ गया। ऐसे क्वेश्चन को पहले करो। जिसमें हल्का सा भी डाउट आ रहा है उसको बाद के लिए छोड़ दो। ऐसा नहीं कि एक हमें चैलेंज है कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए थे लेक्चर में, है ना, घर पे घर पर जो है प्रैक्टिस में हमने ये क्वेश्चन किया था, तो अभी क्यों नहीं बनेगा। कोई ऐसा नहीं करना हमें चैलेंज, बल्कि अगर दिमाग में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला आप भूल गए तो उसको स्किप कर देना है। स्किप करने की कला होनी चाहिए, वरना जो है बच्चे लगे रहते हैं क्वेश्चन के पीछे, टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है ना। तो कोई भी चैलेंज नहीं है, बल्कि आपको तो क्वालिफाई करना है, आपको जो नीट जो है क्वालिफाई करना है। तो अगर क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल बेस्ड हो या कोई भी डाउट आता है, तो आपको स्किप कर दो, आगे, है ना, उसे हमें करना है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में जो देखो, टॉपिक तो वही है जो एनसीईआरटी में है। जो अभी जो नई बुक आ रही है एनसीईआरटी की, उसमें जो भी टॉपिक मेंशन है वही आपसे पूछे जाएंगे, है ना। जो पहले जो बुक थी उसमें से नहीं आएंगी। हाँ, ये कि अब जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें जो एनसीईआरटी में जो आपने पढ़ा है, जो कंसेप्ट आपने सीखा है लेक्चर में, उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ नया नहीं आएगा। तो जो एनसीईआरटी में, वो भी अगर दूसरे बुक भी है मार्केट में, उसमें भी वही चीज है जो एनसीईआरटी में है ना। तो कंसेप्ट तो वही है। अब ये है कि जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो अब सीखा अपने आपने, जो भी कंसेप्ट सीखा उस पर बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंट आ सकते हैं। एनसीईआरटी बल्कि टॉपिक तो जो एक्सपीरियंस है वो पढ़ना होगा आपको। एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में डिफरेंस क्या है पहले के एनसीईआरटी से? टॉपिक कुछ कम हो गए हैं पहले से, है ना। अगर कोई टॉपिक न्यू न्यू एनसीईआरटी में नहीं है तो वो नहीं आएगा एग्जाम में, ये बात ध्यान में रखो। और कोई डाउट है फिजिक्स में? जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसको ज़्यादा टाइम देना होता है, जिसमें मज़ा आता है उसको
को तो वो आप सही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस टॉपिक में आप वीक हैं उसको ज़्यादा टाइम देना होता है। अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स आपकी वीक है तो फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दो एज कम्पेयर टू बायोलॉजी। अक्सर मैंने देखा कि नीट के बच्चे बस बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ते हैं। ये याद रखना कि फिजिक्स ही आपका सिलेक्शन कराएगा। जो भी बच्चे 650 क्रॉस करते हैं उनको फिजिक्स है ना, जिन बच्चों ने क्रॉस किया 650 क्रॉस किया उनको फिजिक्स एक्चुअल में आती है। तो फिजिक्स के बगैर सिलेक्शन नहीं होता। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। सर आपकी वॉइस बहुत लो है। हाँ, नेटवर्क इशू हो सकता है। जरा मेरी बात समझिए जोर से आप बोलो लोग ना सभी। अखिल सर, इशू कुछ नहीं है, तुम्हारा आवाज कम आता, जोर से बोलो ना। नहीं, बिल्कुल मोबाइल बिल्कुल मेरे मुंह के सामने है सर। हाँ ठीक है, लेकिन आपका आवाज कम है, मुझे मालूम है ना, जोर से चिल्लाओ ना जरा। अजान में कैसे चिल्लाते हो जो ऐसा? जो बोला वो सुने आप लोग, या मैं रिपीट करूँ मेरी बात को? ओके, यूसुफ तो तौजीब कर रहे हैं, यूसुफ तौफीक कर रहे हैं, समझिए। बाकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखो आप लोग, पानी भी पीना, गर्मी का मौसम है। अच्छा खाना खाइए, नींद पूरी लीजिए। नीट में हिजाब अलाउड है बच्चे, अलाउड है। हिजाब अलाउड है, बस ईयरफोन मत मत रखना कान में, है ना। ईयरफोन वगैरह चेक करेगा। पहले बायोलॉजी आपको अटेम्प्ट करना है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करना है ना, लास्ट में करना है फिजिक्स को। और फिजिक्स में भी पहले वो करना है जो आपको एक बार में आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ते ही जो आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप जान रहे हो, कंफर्म हो, वो पहले करो। जिसमें हल्का सा डाउट आया उसे स्किप कर दो, स्किप करने आना चाहिए। कोई ऐसा चैलेंजिंग नहीं है कि हमें मैं तो ये क्वेश्चन करके रहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, जो क्वेश्चन हो आपको, आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं नंबर टाइप कर देता हूँ अपना, 9783085115। मेरा पर्सनल नंबर है, आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हो क्वेश्चन में किसी में डाउट है तो। बाकी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स से डर लगता है? बोलो बच्चे।
Saif sir, is meeting is over, then you can switch quiet. Yes, madam, tell me, is there more content to share or can we close this meeting? Nothing, sir. You can just close the meeting. Okay, thanks everyone for joining and thanks. Thank you, everyone. Thank you, sir.